हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की डेफिनेशन। तो हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इज़ व्हेन द प्रेशर इज़ टू हाई 140/90 mmHg और हायर। जो ब्लड प्रेशर होता है 120/90 mmHg, ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या है, नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 140/90 हो जाए, 140/90 हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नोन एज साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन क्या है, एक साइलेंट किलर है, बिकॉज इट कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड ब्रेन स्लोली विदाउट पेन। ये क्या है, जो हाइपरटेंशन है वो एक साइलेंट किलर है, जिसमें जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड ब्रेन, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है, स्लोली और विदाउट पेन। विदाउट पेन और स्लोली मीन्स धीरे धीरे और विदाउट पेन डैमेज करता है। मेल एक्सपीरियंस हाइपरटेंशन मोर देन फीमेल टिल एज ऑफ 15। मेल जो होता है वो हाइपरटेंशन 50 की उम्र में एक्सपीरियंस करता है और फीमेल से ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। दिस प्रॉब्लम इंक्रीज विथ एज। ये जो हाइपरटेंशन होता है वो एज के साथ बढ़ता जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्या है, मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर बिटवीन 120 एंड 139 mmHg सिस्टोलिक एंड 80 to 90 mmHg डायस्टोलिक नोन एज प्री हाइपरटेंशन। जो बीपी होता है हमारा वो 120 to 139 mmHg सिस्टोलिक, 80 to 90 mmHg डायस्टोलिक, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन क्या कहेंगे हम इसे, प्री हाइपरटेंशन कहेंगे। यहाँ पे नहीं दिखाई रहे होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते प्री हाइपरटेंशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के स्टेजेस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेज 1, जिसमें सिस्टोलिक 140 to 159 mm of Hg और डिस्टोलिक में 90 to 99 of mmHg होता है। स्टेज 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 to 179 mm of Hg होता है और डिस्टोलिक 100 to 109 mm of Hg होता है। स्टेज 3 में सिस्टोलिक अबोव 180 mm Hg और डिस्टोलिक अबोव 110 mm of Hg होता है। समझ में आया आपको? अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर के किस किस वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, जिसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, जिसमें सबसे पहले आएगा जीनेटिक। ये जीनेटिक है, जीनेटिक जीन की वजह से ये हाइपरटेंशन हो सकता है। एज बढ़ने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और मेल जेंडर में सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन अपन को देखने मिलता है। दूसरा आएगा अपना स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल, अगर वो कोई इंसान है जो कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट, और बहुत ज़्यादा
फैट होने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सॉल्ट एंड कैफीन, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करता है या कैफीन इंटेक करता है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तीसरा है रिस्क फैक्टर हाइपरलिपिडेमिया, अगर किसी इंसान कोई पर्सन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सेडिमेंट्री लाइफ, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है या सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल जीता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से भी उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले इसमें आएगा हेडेक, दूसरा आएगा एपिस्टैक्सिस। हेडेक का तो आपको मालूम हो गया होगा, सर दुखना, और एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। क्या होता है उसका मतलब, क्या होता है? नोज ब्लीडिंग। और हाइपरटेंशन की वजह से चेस्ट पेन भी हो सकता है। टिनाइटस, डिजीनेस एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, हाइपरटेंशन की वजह से अपन को देखने में डिस्टर्बेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू रिड्यूस बीपी एंड प्रिवेंट ऑर्गन डैमेज। सबसे पहला मैनेजमेंट में हमारा गोल होगा कि हम बीपी को रिड्यूस करें और प्रिवेंट करें ऑर्गन डैमेज को। अगर जो हमने पहले शुरुआत में कहा था कि जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, हार्ट, किडनी, उस सब को प्रिवेंट करना चाहिए और डैमेज होने से बचाना चाहिए। टेक बीपी ऑन बोथ आर्म्स विद द क्लाइंट इन सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। हमें ब्लड प्रेशर दोनों आर्म में विथ क्लाइंट सुपाइन पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन में हमें ब्लड प्रेशर मापना चाहिए। असेस द क्लाइंट फॉर कार्डियोवास्कुलर चेंजेस लाइक डिस्टेंट नेक वेन एंड टैकीकार्डिया एंड डिस्थाइमियस। इवैल्यूएट चेस्ट एक्सरे फॉर हार्ट एनलार्जमेंट, जिसे हम क्या कहेंगे? कार्डियोमेगाली। हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। पहले तो चेस्ट एक्सरे लेना पड़ता है क्योंकि जो हार्ट होता है उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोमेगाली। अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर, हमें क्या करना पड़ेगा? जो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, किसका? मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर का, जिसमें सच एज अ स्ट्रेस, ओबेसिटी, डाइट एंड सिगरेट स्मोकिंग। जिसमें क्या आएगा? स्ट्रेस, ओबेसिटी आएगी, डाइट आएगा एंड सिगरेट स्मोकिंग। हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे डाइट मॉडिफिकेशन। क्या देखेंगे? डाइट मॉडिफिकेशन, जिसमें आएगा लो इंटेक ऑफ डाइटरी सोडियम 4 to 6 ग्राम टेबलेट। हमें क्या करना पड़ेगा? लो इंटेक ऑफ डाइटरी सोडियम, हमें सोडियम 4 से 6 ग्राम टेबलेट इंटेक करना पड़ेगा और 2 ग्राम सोडियम पर डे लेना पड़ेगा। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? हमें लो इंटेक कम करना पड़ेगा। लो इंटेक ऑफ डाइटरी सोडियम 4 to 6 ग्राम टेबलेट, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सोडियम की टेबलेट आती है 4 से 6 ग्राम की, उसे हमें लेना पड़ेगा और 2 ग्राम सोडियम, हमें 2 ग्राम सोडियम पर डे इंटेक करना पड़ेगा हमें। और अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग, और हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अवॉइड करना पड़ेगा अल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग को। टी कॉफ़ी इंटेक लेस देन 2 to 3 कप पर डे, हमें टी कॉफ़ी इंटेक कम करना पड़ेगा। दिन में हम सिर्फ 2 या 3 कप ही ले सकते हैं। तीसरा होगा एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस वेट। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा?
वेट कम होगा, रिड्यूस होगा। राइज लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन जो होता है, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन वो इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल। हमें जो हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो जिससे क्या होगा, वेट कम होगा, वेट कम होगा। और जो लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। और कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल लेवल है जो वो कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हाइपरटेंशन है वो भी कम होने लगेगा। अब देखेंगे हम स्ट्रेस रिड्यूस बाय रिलैक्सेशन मोडालिटी लाइक बायोफीडबैक एंड इमेजरी टू लोअर बीपी। स्ट्रेस इंक्रीज बाय बीपी बाय इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कैटकोलामाइन, जिसमें आएगा एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। स्ट्रेस रिड्यूस बाय रिलैक्सेशन मोडालिटी, हमें स्ट्रेस रिलीव करने के लिए रिलैक्सेशन मोडालिटी, जिसमें आएगा बायोफीडबैक एंड इमेजिनरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी लो होगा। स्ट्रेस इंक्रीज बीपी बाय इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कैटकोलामाइन, जो बीपी है वो किससे बढ़ेगी, अगर कैटकोलामाइन होता है, एक केमिकल है कैटकोलामाइन, अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो जिसकी वजह से बीपी भी इंक्रीज होने लगेगी। समझ में आया? बायोफीडबैक इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइंड टू डेवलप वंस एबिलिटी टू कंट्रोल द एएनएस। बायोफीडबैक जो हमने यहाँ पे देखा, बायोफीडबैक एंड इमेजिनरी, तो बायोफीडबैक क्या है, इज एक वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, जिसमें क्या होगा, डिज़ाइन टू डेवलप, एक डिज़ाइन डेवलप करेंगे वंस एबिलिटी टू कंट्रोल द एएनएस। इससे क्या होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, एक एबिलिटी डेवलप होगी जिसकी वजह से एएनएस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम देखेंगे स्मोकिंग कैसेशन। निकोटीन प्रेजेंट इनटू smoking can increase heart rate and peripheral vasoconstriction which cause increased BP। क्या होता है, जो स्मोकिंग है उसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है। और पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है, जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोज करती है इंक्रीज बीपी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा क्या कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें कुछ ड्रग है, जिसमें सबसे पहले आएगी डायूरेटिक्स। क्या आएगी, डायूरेटिक्स जो एक एजेंट है दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो क्या करता है, जो यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और जो एक्सक्रेशन करता है, बाहर निकालता है किसको, सोडियम एंड वाटर को, विच कोज डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, और क्या करता है, जो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड बीपी, और ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को वो कम करता है। और दूसरा है, समझ में आया ना आपको, डायरेटिक्स क्या है, एक एजेंट है, क्या है, एक एजेंट है जिसमें यूरिन आउटपुट बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अगर सोडियम एंड वाटर अब इंक्रीज हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिक्रीज होगा क्या, कि ब्लड एंड ब्लड प्रेशर, जिसमें एग्जांपल है लेसिक्स। क्या है, लेसिक्स। दूसरा है बीटा ब्लॉकर। एक बीटा ब्लॉकर एक एजेंट है दैट ब्लॉक सिंपैथेटिक बीटा रिसेप्टर, जो ब्लॉक करता है सिंपैथेटिक बीटा रिसेप्टर इन हार्ट। जो हार्ट का जो बीटा सिंपैथेटिक रिसेप्टर है उसको वो क्या करता है, ब्लॉक करता है। सो डिक्रीज हार्ट रेट, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है एंड डायलेट हो जाती है ब्लड वेसल। समझ में आया, जिससे ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है उसे कम किया जा सके।
जिसमें एग्जाम्पल है प्रोप्रानोल। क्या है एग्जाम्पल? प्रोप्रानोल। पहले डायरेटिक्स में क्या था? लेसिक्स था। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये हमारा तीसरा ड्रग है। एन एजेंट दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल। जो ये एजेंट है जो क्या करता है? ब्लॉक करता है, ब्लॉक एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल में एंट्री है, एंट्री को स्टॉप करता है। किसकी? कैल्शियम की। ऑफ ब्लड वेसल एंड मायोकार्डियम, डिक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और क्या करता है? जो हार्ट रेट है उसको HR को वो कम करता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देता है। जिसकी वजह जो कौन करता है ये सब? ये करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से कह देता हूँ कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो क्या करता है? एक एजेंट है जो ब्लॉक करता है कैल्शियम की एंट्री को स्मूथ मसल में। ओके, स्मूथ मसल में, जो स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल है उसमें कैल्शियम की एंट्री को स्टॉप करता है। कौन करता है? कैल्शियम ब्लॉकर। और इसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। जिसमें एग्जाम्पल है एम्लोडिपिन। क्या एग्जाम्पल है? एम्लोडिपिन। और लास्ट हमारा है वेसोडायलेटर, जो डायलेट ब्लड वेसल, जो क्या करता है? डायलेट करता है ब्लड वेसल को। जिसमें एग्जाम्पल है मिनोक्सिडिल। क्या एग्जाम्पल है? मिनोक्सिडिल। आप सबको समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो कुछ भी तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड like and share and subscribe my YouTube channel.